वजह है जो जिन्ना को कायदे आजम बनाता है। 1920 नागपुर कांग्रेस इजलात की जिल्लत, बेटी दीना का एक पारसी लड़के के साथ भाग जाना, अतीत के गहरे और दर्दनाक लम्हे, दंगे फसाद और हिंदुस्तान का बंटवारा। क्या जिन्ना बंटवारे से खुश है या कोई बात उसे अब भी खलती है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस अध्याय में। तो आइए शुरू करते हैं नाटक मोहम्मद अली जिन्ना पार्ट 2। साहब 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 दंगा छिड़ गया है साहब। तत्लो गाय अपना चाहिए साहब। साहब कभी सुअर कभी गाय। आप साहब कुछ करो, कुछ करो साहब, कुछ करो। आदमी आदमी पर टूट कर गिरने लगे, इसने हुड़दंग मचा रखा है। आइंस्टाइन बके जा रहा है। मैं वहां पर तकरीरें दे रहा था, तुमने मुझे वहां से उठवा लिया। अच्छा नहीं किया फातिमा, अच्छा नहीं किया। मैं कांग्रेसी हूँ, लीगी हूँ। मैं सबके छक्के छोड़ दूंगा। जिन्ना गांधी, मैं सबकी पोल खोल दूंगा। अबे ओए, मुझे रोकता है और खुद को कहता है आजाद। आजाद मेरा पुत्र, खुद आजाद, दूसरों को करे आजाद। कीना, कीना कहाँ है? कीना कहाँ है? कीना जुबर कर। आजाद ये पागल हो गया है। इसे पागल खाने ले जा। जाएगी, आ जाएगी। कीना, इसका पुत्र दंगों में मारा गया, इसके बेटे की किस्मत को अगवा कर लिया गया। बदरू का कहाँ है कीना? कहा ना, सबर कर। हमसे क्यों अरे मैं बदरू बहादुर जिन्ना। तू कौन है? कौन है? कौन है तू? मैं साहब का ड्राइवर हनीफ आजाद। साहब का ड्राइवर? तू आजाद नहीं हो सकता। आजाद मेरा पुत्र। आजाद, एक और आजाद, मौलाना आजाद। और बस बस मैं बदरू बहादुर जिन्ना।
पनीर की पागल हो गया है। पागल मैं खाने ले जिंदा जा। नहीं हो सकता। मैं निरा बदलू देखे बस नहीं हो गए। एक पर पंडित पंडित मौलाना पंडित मौलाना रात एक लारी दूसरी लारी लारी में गुंडे गुंडे गोली चलाते चाकू घोंपते तलवार चलाते मरते कटते लोग मरते कटते बच्चे आखिरी सांस लेता मेरा पुत्र कायदे देख देख आजाद पागल खाने ले जा। आजाद ये पागल हो गया है पागल खाने में जाके हम सब ने मिलकर इस पूरे हिंदुस्तान को पागल खाना बना दिया है। अब हिंदुस्तान पागल खाने में होगा ये पागल खाना हिंदुस्तान में हिंदुस्तान पागल खाना हिंदुस्तान हिंदुस्तान अब आप आजाद हैं। आप आजाद हैं पाकिस्तान के राज में अपने मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए। आप किसी भी धर्म जाति या अकीदे से ताल्लुक रखते हो, स्टेट को इससे कोई लेना देना है। नो मुझे चीट किया। किसने? माउंटबेटन ने, नेहरू के कहने पर। एक ही बात है, नो मुझे चीट किया गया। माउंटबेटन नो मुझे चीट किया गया। किसने? माउंटबेटन ने।
नेहरू के कहने पर। माउंटबेटन या एडवीना माउंटबेटन? दोनों एक ही बात है। एक नहीं है। नेहरू की एडवीना से इंटेलेक्चुअल दोस्ती। इंटेलेक्चुअल दोस्ती। अरे नेहरू को एडवीना के करीब रखना माउंटबेटन की सोची समझी चाल थी। चाल? क्या कहती हो? नेहरू में एडवीना की दिलचस्पी को माउंटबेटन में भाव नहीं, इतना नहीं। नेहरू के जरिए एडवीना के दिनों दिन में छा गए और उससे जो चाहा करवाए। यानी माउंटबेटन ने एडवीना का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक दूसरे का। It's part of a wider political move. 3-4 महीनों में उसने वादे न्यारे कर दिए। उससे सियासी हुनरमंदी का कमाल तो उसने पटेल को स्नैप करके अपनी तरफ किया और एडवीना के जरिए नेहरू को पटेल। हमें क्या मिला? धड़ है तो सिर नहीं, हाथ पैर है तो मुंह माता नहीं। कोई नहीं है। कैसे है कुत्ता? Once is that nothing. How is it me? When every noise about me, those hands are there. Oh, they blood on my hands. जिन भाई, Well, मैंने मुसलमानों के लिए घर चाहा। कौन घर नहीं चाहता? लेकिन ऐसा कटा फटा मौत पीटन घर बार कह चुका हूँ कि हिंदू सिख भाइयों अपना घर बार छोड़कर कहीं ना जाओ, मगर कोई नहीं सुनता। अलबत्ता वो मुझे घूरने लगते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप यहाँ पूरी तरह महफूज हैं। देखने लगते हैं और ये हंसने लगते हैं। आप भी वैसा करने लगते हैं। क्यों? जिन भाई कमाल करते। हिंद बोल रहे, ये भीड़ है, इसका कोई ईमान नहीं। भीड़ नहीं है, मुझे याद है। अब ले आए तो ले आए, अब उनसे कैसा लाए? राज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वायलेंस ने सब तबाह कर दिया। हेलो, क्या हिंदू सिख काफिलों पे हमला, गलियों बाजारों में आग जली, लूटपाट, वो shoot at sight, restore peace at once। रोज वही गोलीबारी, वही लूटपाट, डेमोक्रेसी, हर एक को जीने का हक। सिस्टम ना रहा तो क्या रहेगा बोलो? जिन भाई, आप क्यों नहीं समझते कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है? नॉनसेंस। पाकिस्तान एक मॉडर्न स्टेट है। वेल, कोई भी सिस्टम हो, क्या अनारकी बर्दाश्त करेगा? कानून कायम करने का काम है कि नहीं? लियाकत अली को फोन मिलाओ, चीफ ऑफ पुलिस को तलब करो। मैं जवाहरलाल से बात करता हूँ। जिन भाई को क्या हो गया? आज मैंने उनकी आंखों में देखे रहम और हमदर्दी के अक्स, और मैं डर गई। मुझे कुछ करना।
मैं गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इतना बेबस, लाचार और अकेला तब भी ना था जब दीना मुझे छोड़कर चली गई। मिनिस्टर का बच्चा नालायक लिया पली वो जिन्ना जिंदाबाद। खून खून खून, हर जगह खून, हर तरफ लूटपाट। अब मैं और डर, तबाही और शर्म हमजोली हो गए हैं। कहाँ है खून? मेरे खूनी ख्याल या कायक वारदात की शक्ल क्यों ले लेते हैं, जबकि मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं तूफान खड़ा करता हूँ और खुद उसमें गिर जाता हूँ। सेक्रेटरी, लियाकत अली को फोन मिलाओ। चीफ ऑफ पुलिस को तलब करो। मुझे हाजिर होने के लिए कहो, अभी क्या अभी। पहचाना मुझे? हाँ हाँ हाँ, मैं जमशेद। हाँ बदरू, क्या हुआ? कब, कहाँ? बदरू को फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। आखिर हुआ क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हुआ क्या? कौन, कब, कहाँ, कहाँ से निकलकर छुरा घोंप दे, कुछ नहीं पता। तुम अमर को जानते हो ना? हाँ, अमर। मुझे अब उस पर भी एतबार ना रहा। सोच रहा था कि पाकिस्तान पनाहगाह होगा, पर यहाँ भी वही हाल। किसी ने भीड़ में से निकलकर बदरू को छुरा घोंप दिया। वो क्या है?
दिखाओ। पेंटिंग है। वायलेंस का इतने बड़े कैनवस पर तस्वीर, कोई और रास्ता नहीं है। काबिल लानत, इसी निजाम में से रास्ता होकर निकलेगा। सदियों से लोगों के अंदर एक कीड़ा, लोगों के दिमाग के अंदर एक कीड़ा है जो अब खून और फसाद बना रहा है। जिन्ना, जिन्ना तुम कुछ करो, जिन्ना इस वायलेंस को रोको। मैं क्या करूं? मैं ट्रैप में फंस गया। ट्रैप में? हाँ, मुझे लगता है मैं जिस मकान में हूँ उसकी दीवारें मुझ पर गिर रही हैं। दीवारें गिर रही? लेने की जगह, वो जगह मिली? मेरे अजीज दोस्त, तुम ये क्यों नहीं तस्लीम करते कि तुम गांधी से बदला लेना चाहते थे? बदला? हाँ, बदला। तुमने गांधी को तन्हाई और बेकसी के अंधेरों में घसीटने की कोशिश की, पर ठीक उससे उल्टा पटेल और नेहरू उसे बचा ले गए। तुम्हारी एक न चलने दी उन दोनों ने। जमशेद, तुम कुछ नहीं जानते। वो दोनों मुझे रास्ते का कांटा समझने लगे थे। और तुम्हारे सामने पाकिस्तान हाँ, एग्जैक्टली। मेरे सामने पाकिस्तान परोस दिया। गांधी के बरखुदार चेलों में उसकी पीठ पीछे क्या क्या समझौते किए माउंटबेटन के साथ। जानोगे तो घास खा जाओगे। मैं नहीं मानता। ये सब अंग्रेजों के पिट्ठों की कहानी है, उनके दस्तावेज दास्तान दिखाऊं? है। रहने दो ना। ये क्यों नहीं करते कि माउंटबेटन ने तुम्हें कॉर्नर करने की कोशिश की। माउंटबेटन सत्ते में आ गए। उसने मुझे बुरी तरह पा दिया। कांग्रेस पार्टी मान चुकी है तो तुम जानते हो, उसने मुझे पलक झपकने तक का भी वक्त न दिया। अब तुमसे ठीक उल्टा गांधी ने माउंटबेटन की हवा निकाल दी। गांधी ने माउंटबेटन को कॉर्नर किया। और पता है, पार्टीशन के वक्त गांधी ने माउंटबेटन से क्या कहा? क्या? कि जिन्ना को बुलाओ, जिन्ना को बुलाओ और उसे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाओ। ये सच है। और इसे एक सच है, गांधी का कद मेरे सामने बहुत ऊंचा कर दिया था। मैंने खुद को बोना महसूस किया। पार्टीशन हो गया और तुम्हारे लफ्जों में मैंने बदला ले लिया, लेकिन अपनी ही नजर में बहुत छोटा हो गया। मेरे अजीम दोस्त, ये लो, ये जामे जमशेद है। अच्छा, हमें जमशेद, जामे अली। जो कुछ समझ लो। जब भी तुम गमगीन महसूस करो, इसमें झांको, सारी परेशानियां गुल हो जाएगी। रफू चक्कर। वाह, कई अक्स, कई एंगल। जिन भाई, तुम देख, जमशेद ने दिया है। साला क्यों पागल बनाते हो?
तुम क्या समझती हो? ऐसा वैसा नहीं है। अरे ईरान के शहंशाह जमशेद का प्याला है, जमशेद का, समझी? सब कुछ पाकर भी मैं खाली क्यों रह गया? क्या ये प्याला मेरा खालीपन भर पाएगा? बहुत दिनों पहले मुंबई में तुम्हारी पेंटिंग की एग्जीबिशन देखी थी, उसके बाद कोई नई पेंटिंग? कोई नहीं सुनती। जिन्ना कैनवास पर किनारे पड़ी हो और जिंदगी के रंग भरी हो ना, जब से पेंटिंग अंधेरे में विंडो है, उसे बनने दो। देखना, मैं तुम्हारे लिए आज थिएटर सेंटर खुलवा दूंगा। मेरी बात पर गौर करना जमशेद। हाँ, लम्हे का जाल सिमट रहा है, मैं थक गया हूँ जमशेद, मैं थक गया हूँ। वो भी क्या दिन थे। मुंबई का कॉन्वेंट स्कूल। जिन भाई छुट्टी के दिन घोड़ी पर सवार होकर सूट से मेल खाती टाई लहराता हुआ मुझसे मिलने आता था, और मेरी सहेलियां हसरत भरी निगाहों से उसे देखती रह जाती। और आज इतने साल तुम कहाँ थे जमशेद? तुम्हें इससे क्या? सीधे सीधे कहो, मुझसे बचते रहे। मैं बचता रहा तुमसे, या तुम्हारी सियासत तुम्हारी की पेंटिंग की दुनिया में। कहा? कहीं ना। और तुम्हारी पेंटिंग मैं और मेरी पेंटिंग और तुम और तुम्हारी सियासत की दुनिया एक न एक दिन तो अलग हो रही है। बहुत दिन बाद समझ में आया कि सियासत की दुनिया में प्यार की कोई चीज नहीं होती। यह एक बकवास चीज है। जमशेद, तुमने मेरी मजबूरी ना समझी। मजबूरी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि मेरे साथ चलने की बजाय जिन्ना की शैडो बनती गई? काश काश जमशेद, तुम्हें अपने दोस्त की जिस्मानी और जहनी हालत का पता हो। अगर मैं उसकी शैडो ना बनती तो लोग उसे कच्चा चबा जाते। उसकी तबीयत एक पल तोला, एक पल नशा, उसकी टेंशन। अरे, लोगों को कटघरे में खड़ा करना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम्हें हमेशा मेरे अपने जख्म दिखे, मेरे दिखे। फातिमा, फातिमा, जम्मी, तुम चाहो तो राख से भी लकीर बन सकती है। फातिमा, जब आंख से बनी लकीर अपनी नहीं हुई तो राख से बनी लकीर अपनी कैसे हो सकती है? जम्मी, रुक जाओ। नहीं फातिमा, अब मेरा इस सियासत की दुनिया में कोई नहीं रखा। अब मैं लोगों के बीच जाऊंगा, चाहे मेरे लिए पेंटिंग बने या ना बने। कराची में रायट्स, एक तरफ नए साल का जश्न और दूसरी तरफ वो खूनी आवाज। पूरा कराची चल रहा है मेरी नाक के नीचे। किसने किसने जरूरत की
पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बड़े भड़काऊ बयान दे रहा है। ये आफत अली, उसकी ये मजाल। कमबख्त चाहता क्या? मैं हिंदू माइनॉरिटी पर जुल्म नहीं होने दूंगा। लगता है कोई नया गेम प्लान है उसका। क्या? जनाब, माफी चाहता हूँ, लेट हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर दौरे पर था। सब खैरियत है? इस बार पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की। पिछले कुछ दिनों एक खूनी नहीं जनाब, सीरियस तुम्हारे एंगोमेंट की वो बोलती तस्वीरें, जिंदा जलाए दिए जाने वाले लोगों के हौलनाक मंजर। जनाब, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का काम है। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली भी यही कहता हूँ। जनाब, कुछ खूनी बातें और 2-4 हादसे, बस यही हुए हैं। वो 4 वारदातें इतना बड़ा जुल्म नहीं। जुल्म तो है ना? जनाब, इससे पूछकर तुमने यह जुल्म किया? जिन भाई, नया मुल्क बना है, नए हालात हैं, जाने कब क्या हो जाए। अब जब भूकंप आता है, जमीन हिलती है, तो बड़े बड़े किलों के बुर्ज गिर जाते हैं। फातिमा, तुम कब से वायलेंस को जस्टिफाई करने लगी हो? जिन भाई, हालात काबू में है, पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। तो मैं हिंदुओं पर जुल्म करने दूं? बेशतर इसके कि लोगों को गलत सिग्नल जाए। 2-4 वारदातों को बदल कर पेश करना या दबा लेना बेहतर है। सबको बस अपनी पड़ी है। लियाकत अली। मेरा कौन है? मेरे अपने ही मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए। क्या गलती करी मैंने? खुलकर जिंदगी जीनी चाहिए, कुछ गलत किया? मेरी इस चमड़ी के अंदर आज भी कहीं डर के कीड़े जिंदा है। जिंदा लोगों की जलती हुई चीखें और सब खत्म। ये सब तूने नहीं किया है। इससे तू बरी कैसे हो सकता है? कौन है? कौन है जो मोहम्मद अली जिन्ना को उससे ज्यादा जानता है? यस, मुझे भी कई बार लगा है कि मैं भी करता हूं ये सवाल और मैं भी निजात पाना चाहता हूं। खून, दहशत, ये सब जिंदा किरदारों में मेरे अंदर क्यों उतर रही है? और मैं बेबसा कुछ भी नहीं कर पा रहा। चोरी और सीना चोरी, क्या तूने रत्ती को फायर टेंपल से नहीं उठाया? नो नो, मैंने कोई चोरी नहीं की। आग की दमकती रत्ती खुद मेरे आगोश में आती थी। फिर मैं क्या करता? हाँ? मैं कायदे आज़म जिन्ना, मैंने पाकिस्तान बनाया। प्रोमिथियस की तरह आग चुरा कर नहीं लाया जो मेरे कंधों पर गिद्ध लटका दिए जाए।
हेलो 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 माय डियर पापा, मैं दीना। कहो। पापा इट्स वंडरफुल, आपका सपना पूरा हो गया पापा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया आपने। आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पापा, मुबारक हो आपको। थैंक्स। पापा याद है जब मैं पहली बार स्कूल जाने लगी थी तो आपने मुझे क्या सिखाया था? क्या? इम्पॉसिबल वर्ड्स इन द फाउंड ऑफ डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल। याद है पापा जब आपने वो जो मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखने वाला, क्या नाम था उसका, हाँ, मुस्तफा अतातुर्क की बायोग्राफी दी थी, ग्रे वुल्फ, और मैं आपको लाड से ग्रे वुल्फ कहा करती थी। याद। मैं कहती थी कि ग्रे वुल्फ मुझे ड्रामा दिखाओ। पापा कितना समय बीत गया ना। याद है आपको एक बार आप मुझे लंबी ड्राइव पर ले गए थे और तू तो इस देश से हंसने लगी थी। और आपने मुझे कंधे पर बिठा लिया था। हाँ, क्या हेलो हेलो पापा, हेलो पापा, हाथ में क्यों लग गए? पापा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हेलो हेलो पापा, हेलो। सियासत की इस जंग में कब कौन पराया हो जाए कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या पता कि मैं मुंबई को कितना मिस करता हूँ। वहां अपने बंगले, अपने घर में कुछ दिन बिताना चाहता हूँ तो तुम्हें कहाँ है अपना घर? घर जनाब, अब वो आपका घर नहीं, कम। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान में। कमाल करती हो, हिंदुस्तान में हो तो हो, लेकिन घर तो मेरा ही है। हेलो, हाँ जी, हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर श्री प्रकाश जी, मैं देती। हेलो, यस श्री प्रकाश, गुड, ओह गुड, अच्छा, जवाहरलाल ने ऐसा कहा, खुशी जाहिर की, वेल थैंक्स, गुड, थैंक्स। मैं अपना शहर, अपने घर मुंबई जब चाहे जा सकता हूँ। तुम चलोगी? अपने अपने घर को, उनकी सारी यादों को समेट कर ले आऊंगा। अपना गार्डन, पॉर्च, लॉन, वो कमरा, वो कमरा। वेल, आइए मिस्टर गांधी। आइए मिस्टर गांधी। कायदे आजम
रोज सोचता हूँ आज मसला सुलझ जाएगा, मगर मिस्टर गांधी, आपकी इनर वॉइस क्या कहती है? घने अंधेरे में एक नन्ही सी लौ जो कहती है हिंदू मुस्लिम का नसीब एक। गांधी जी, 18 दिनों से वही बात बार बार। 18 दिन? जिन्ना साहब, मुझे महाभारत ना याद दिलाइए। महाभारत की जंग एक हकीकत है। तो क्या इसीलिए आप तकरीरों में जंग ऐलान कर रहे हैं? गांधी जी, अगर ये जंग भी है तो दो कौमी नजरियों की जंग। मैं अगर मुसलमानों को उनके हक के लिए लड़ने को कहता हूँ, इसमें क्या बुरा करता हूँ? यह गलत बयानी है मिस्टर जिन्ना। मैं दिल से उन्हें चाहता हूँ, उनमें पुल बनना चाहता हूँ। गांधी जी, मेरी माने तो आप लाहौर रेजोल्यूशन कबूल कर लें, मुस्लिम मसला खुद ब खुद सुलझ जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता मिर्जे का मिशन है और लाहौर रिजोल्यूशन उसकी जड़ें काटने वाला। आप ये बताइए, मैं उसे कैसे कबूल कर लूं मिस्टर जिन्ना? आप उस चीज के पीछे क्यों पड़े हैं जो है ही नहीं? हमारे हीरोज, हमारी हिस्ट्री, हमारा आर्ट और अदब, आपके कानून हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। हिंदू और मुसलमान एक नहीं, दो कौमें। अच्छा मिस्टर जिन्ना, एक जवाब दीजिए, अगर दूसरे सूबों के लोग इसे भूल भी लें तो क्या वे अपनी कल्चर से चेंज कर पाएंगे, इसे अपना पाएंगे? आप ही बताइए। इट्स वेरी इलॉजिकल के आप मुसलमान को सूबे तक महदूद कर रहे हैं। तो आप नहीं जानते, आप इस्लाम को मुसलमान कोई इस्लामाबाद की जाति तरफ गिरोह, धकेल रहे हैं। अगर मुसलमान इस वतन में अपना एक खुद का मुल्क चाहते हैं तो आप क्यों भड़कते हैं? हिंदुस्तान का वतन है। हिंदू मुसलमान मेरी दो आंखें हैं मिस्टर जिन्ना। झूठ, नई नई दलीलों में फिर वही झूठ। तब तक आप यूं ही गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। जो हो, खतरा से है मिस्टर जिन्ना। हिंदुओं के सिरों, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के सिर पर। आप तबाही I की am तरफ the जाती instrument. डेस्टिनी है। ऐसा एडवेंचर ना करो मिस्टर जिन्ना कि कोई राह ना रह जाए। I am the instrument and I am the player. उसने जिन भाई, उसने मुड़कर देखा था। जिन भाई कहाँ खो गए? उसने मुड़कर देखा था। किसने? गांधी ने। गांधी? वो तो कब का मर खा चुका। उसकी वो चीरती नजर, वो चीरती नजर आज मुझे हॉन्ट करती है। क्यों जिद पकड़े? इलाज क्यों नहीं करवा लेते? डॉक्टर क्या कहता है बताते क्यों नहीं? डॉक्टर ने हिल स्टेशन जियारत जाने के लिए कहा है ना?
कहा तो है, लेकिन उस तरह का नाम सुनते ही मैं डर जाता हूँ। डर और तुम बड़ी सुनसान, बड़ी वीरान है वो पहाड़ी। फूलों की घाटी है वो पहाड़ी। माय डियर ब्रदर जिम, क्या हो गया है तुम्हें? कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? एक बार मिल जाए तो टांगे तोड़। तुमने से ये परछाई कैसी? मैं तो बहन ही नहीं थी। ये भी तो डेन होम है। क्या कर रही हो? जी कहिए। अब तबीयत कैसी है? कॉफी दी? यस। लोग क्या है? होते हैं, डॉक्टर बिगड़ जाते हैं। एक लम्हा कुछ, दूसरे लम्हा मायूस। टेस्ट हो गए? यस। एक्सरे? यस। ओके, रिजल्ट्स? डॉक्टर बख्श बताएंगे। रोग क्या है? डॉक्टर बख्श बताएंगे। तो तुम क्या करती हो? जो डॉक्टर बख्श करे। डॉक्टर बक्स, डॉक्टर बक्स। अरे कहाँ है डॉक्टर बक्स? मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर, व्हाट इज हैपनिंग? डॉक्टर, रिपोर्ट। डॉक्टर, अभी सोने दीजिए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं देख रहा हूँ। देखे नहीं, मुझे बताइए कि रोग क्या है? रोग, मैं एक पॉइंट पर आकर अटक गया हूँ। तो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है, क्या आपने कभी साफ सपाट नीले आसमान में काले बादलों को देखा है? कि डॉक्टर है या शायर का बच्चा? और ये काले बादल सिलवटों भरी एक पतली सी परत बन जाए, वही है ये पॉइंट। डॉक्टर, शायरी छोड़िए, नब्ज देखिए। कभी तेज, कभी धीमी। कौन? ओह, कौन डॉक्टर?
सर कैसे हैं? तुम्हें कहा मेरा दम घुट रहा है। डॉक्टर मुझे बाहर क्या ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? सर आपकी खिदमत। यहाँ क्या कर रही है? दूर हट जा मेरी नजर से। दीना का चेहरा देखकर देख पहले मैं भी चलूं। चली जाए यहाँ से। किससे कह रहे हो? ये दीना नहीं है। दीना ही है। सर ये नहीं है, गनम है। नहीं है। What is wrong with me? Doctor, You are okay? डायग्नोस क्या है? सर अभी मैं देख रहा हूँ। Don't hesitate, doctor. मौत का और मेरा पुराना याराना है। This is not new to me. मेरी सांस कब निकलेगी? ना भी तो भी मुझे पता है। सालों पहले मुंबई के डॉक्टर ने ही मुझे बता दिया था मुझे टीबी है, जो अब कैंसर ऑफ द लंग्स। डॉक्टर, तुम्हें पता है लियाकत अली आया था? हाँ सर, वो मुझसे आपका हाल दरियाफ्त कर रहे थे। पता है वो क्यों आया था? सर इसीलिए कि आपकी तबीयत कैसी है। नहीं, ये जानने की मेरे मरने में कितनी देर है। सर डॉक्टर, पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या है? क्या सर? पाकिस्तान। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। सर 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 मेडिसिन आ रही है सर, आप थोड़ा सब्र रखिए। डनम मसाज करो। आज कितने दिनों बाद याद आ गया आजाद। घर छूटते हुए उसकी ये लाइन है, चिल्लाया है चिराग है यार ऊपर तो। क्या इसीलिए कि बेगाने घर में पड़ा हूँ? बहुत दिन हो गए, अब घर चल। शय और मात का खेल बहुत हो गया। बाईस को कितनी मूर्तें सूरतें दिखाई दे रही है। गोखले, तिलक, इकबाल, गांधी। गांधी ज्यादा भोले ना बनो। ने गुमनामी के माहौल में बरसों भटकाया। गांधी
सब कुछ हार कर भी वो जीत गया। मौत में भी मुझसे आगे निकल गया, मौत में भी नंबर 1। अगर ये मौत का लम्हा अचानक आ गया तो अरे क्या मौत वोत लगा रखी है? अरे क्या होती है मौत? अरे मुझसे लिखवा ले, तू नहीं मरने वाला, तू अभी जिंदा रहेगा। बहादुर यार, क्या हुआ? कुछ नहीं ना? अरे तू फिक्र ना कर, मैं आ गया हूं ना। देख, चुटकी बजाते ही तू कैसे पहाड़ का चक्कर काट आएगा। ये हुई ना बात। चला शतरंज की बाजी खेलते हैं। बहादुर यार, अब मैं सारी बाजियां हार चुका हूँ। अरे मैं तेरी इन बातों में नहीं आने वाला। तू पैदे की शह देकर बादशाह पीट जाता है। सर, आपको थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। ये दवाइयाँ हैं, आप क्वेटा से फौरन ले आइए। अरे देखना, कल मैं तुझे कराची ले जाऊंगा। क्यों डॉक्टर? जी। स्ट्रेच चुप चले जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक चाहे घूंट ले लूं? नहीं सर, बस एक घूंट। बस एक। आराम से। मेरे लिए नया सूट लाओ, सिल्क की टाई लाओ। देख, मैं भी यही कहती। जीना है तो आने देना, रोकना नहीं। डनहम, डनहम, खिड़कियां बंद करो। देखो बाहर आंधी है। ओके सर। हट जाओ, गांधी ने मिलने आना है। पीछे हटो। बहादुर कहाँ होगा? कहाँ होगा बहादुर? जमती बहादुर क्या अभी तक अस्पताल में? हाँ? सर मैं देखता हूँ। खाना खाइए। सर आप ठीक है ना?
when you shall these unlucky deeds relate, speak of me as I am. Nothing gets nor set down out in the light. Then must you speak of one that loved not twice, but two, but of one perplexed and diseased, of one who stands like a base tree of love, and all is try. नमस्कार, मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन और मैंने जिन्ना मिस्टर जिन्ना इस प्ले में मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार किया। जिन्ना को हम सब लोग जानते हैं बीइंग एन इंडियन, ही वाज अ क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, द इन्वेंटर ऑफ टू नेशन थ्योरी, जिस तरीके से उन्होंने टू नेशन थ्योरी की कल्पना की थी और उसके बाद उन्होंने उसी सिद्धांत को लेकर एक नया मुल्क बनाया पाकिस्तान। And how did he imagine to be a Governor General of Pakistan, and how did he imagine create a nation without discrimination on the basis of religion, caste, creed, race, color? Because he himself faced the same thing. So this was my character, मोहम्मद अली जिन्ना, एक वकील, एक कलाकार, कर्मी और एक नेता। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दर्शन सिंह और इस प्ले में मैंने पहले किरदार नाम है बदरुद्दीन, जो मेरा किरदार है वो है मोहम्मद अली जिन्ना की इनर वॉइस, मतलब अंतरात्मा, अंतर्मन। सो जो मेरा पहला कैरेक्टर है बदरुद्दीन का, वो जो है मोहम्मद अली जिन्ना के घर पे उनका सर्वेंट है, उनके काम करता है। एंड जैसा कि आपने देखा इस नाटक की शुरुआत में एक दृश्य आता है जहां पे वो पागल हो जाता है। दरअसल वो दृश्य होता है हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। इस प्ले में मैंने दीना का किरदार निभाया था। दीना अभी अपने डैड से एकदम अलग हो चुकी है, जो कि उसको पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो वो उनको कॉल करती है, उनसे उनका हालचाल लेती है। That's it. Thank you.
नमस्कार, मेरा नाम है पारस तनेजा और मैंने इस नाटक में बहादुर यार्जन का किरदार निभाया है और मैं जिन्ना का बहुत ही खास मित्र रहता हूँ और इसमें हमारे जो मिजाज है हमेशा हंसमुख रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम त्रिवेंद्र कुमार है। मैं हनीफ आजाद का किरदार निभा रहा था इस नाटक में। हनीफ आजाद जिसकी उम्र 32 वर्ष के करीब थी और हनीफ आजाद मोहम्मद अली जिन्ना का ड्राइवर था तो जरूर, लेकिन वो मोहम्मद अली जिन्ना के ख्यालों से मुख्तलिफ नहीं रहता था। मोहम्मद अली जिन्ना का मेन मोटिव था कि एक बंटवारा किया जाए, पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए एक देश बन जाए। लेकिन वहीं हनीफ आजाद गांधी के विचारों पर चलने वाला था। उस टाइम पर क्या जरूरत थी, वहां पर आजादी जरूरत थी या बंटवारा ज्यादा जरूरी था? इन्हीं चीजों को ध्यान में रखता हुआ मेरा किरदार था हनीफ आजाद। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक आहूजा और मैंने कमिश्नर का और महात्मा गांधी का किरदार निभाया। कमिश्नर का किरदार में जो उसका किरदार था वो नए पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, उसे बहुत मामूली सा लगता था। और जो मेरा दूसरा किरदार था महात्मा गांधी का, उसमें महात्मा गांधी के विचार मिस्टर जिन्ना से काफी अलग थे और वो नहीं चाहते थे कि दूसरा मुल्क बने और दोनों हिंदू और मुसलमानों की एकता और को ही वो तहरीर देते थे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैंने इसमें 2 किरदार किए, एक जमशेद का और एक डॉक्टर बख्श का। जमशेद है जो कि एक पेंटर है, एक कलाकार है, वो सिर्फ किसी भी चीज को कला के नजरिए से देखता है और जिन्ना का दोस्त भी है। तो जिन्ना और उसके विचार आपस में कभी नहीं मिलते, मतलब दोनों रहते साथ में हैं, पर जहां जिन्ना एक देश को बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों के लिए, पर उधर ही दूसरी तरफ जमशेद देखता है कि जब लोग ही मर रहे हैं तो फिर वो देश किस काम का उनके लिए। तो वो चाहता है कि अगर लोग ही सही रहेंगे तो ही वो देश सही रह सकता है। तो तभी वो लास्ट में बोलता है कि अब मैं लोगों के बीच जाऊंगा और लोगों में ही रहूंगा, इस देश से मेरा वैसा कुछ नहीं, जब तक लोग सही नहीं रहेंगे तब तक मैं सही नहीं रहूंगा। और उधर दूसरी तरफ डॉक्टर बख्श जो कि द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, उनका डॉक्टर है और देखता है वहां पर आकर के कि वहां पर जो है उनके लिए ऐसी कुछ चीज सुविधा है ही नहीं जो एक पाकिस्तान के क्रिएटर के लिए होनी चाहिए। तो वो भी सरप्राइज है, ऐसा वहां पर ऐसा क्यों है। तो उसके मन में भी बहुत सारे सवाल है, खुद के लिए सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ उस टाइम पर। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं इस प्ले में नर्स डनहम का रोल प्ले कर रही थी। और मैं और मिस्टर बख्श पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और गवर्नर जनरल को बचाने की, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं तो हम दोनों की कोशिश होती है कि हम अपने जनरल को बचा सके, अपने कायदे को सुरक्षित रख सके। तो इसमें फातिमा जी और जिन्ना जी और डॉक्टर बख्श और बहादुर यार्जन जी हमारे कुछ सीन होते हैं और वो सीन पाकिस्तान में होता है, तो हमने उसी को दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज के हमारे इस शो में आने के लिए। आज के समय में जिन्ना क्यों, एक बहुत बड़ा सवाल था जब मैं ओथेलो कर रहा था। तो मुझे हमेशा से लगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति समाज में अगर बदलाव लाने जा रहा है तो या तो उसको भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, मूर्ति बना करके और कमरे में बंद कर दिया जाता है कि उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर ना निकल पाए, या फिर ऐसा होता है कि उन्हें उनके ही मूल्यों से हटा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे व्यक्ति जिस मूल्य के लिए लड़े अंत में उसी के खिलाफ खड़े हुए। हाल फिलहाल का अन्ना आंदोलन कहूँ या उसके बाद की मूवमेंट्स के बारे में कहूँ, लगभग सब यही चीज़ प्रदर्शित करती हैं। मैं ये कहूँ कि समाज आज करप्ट है तो क्या पहले नहीं था?
जो समस्याएं हम आज फेस कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स वो सब कुछ फेस कर चुके हैं। जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ वो भाषा बहुत पहले से बनी हुई है। हिंदी भाषा की प्रगति का ये तीसरा चरण चल रहा है। सभी भाषाएं अपने हिसाब से अपनी कंट्री और भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हैं। हमारे बोलचाल में भी अंतर आता है, और बहुत ज़्यादा ये जो बोलचाल का अंतर है ना, बोलचाल का, वो हमारे परिवेश से जुड़ा होता है। आज कोरोना फैला हुआ इतना, सिर्फ हमारे देश में नहीं, सब जगह। तो अगर हम उसके बारे में ना भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी के माथे पे कुछ ना कुछ शिकन तो है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ लॉस हुआ है। और ये पहली महामारी नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी महामारियाँ आती गई हैं और इतिहास में बहुत सारे काले अध्याय भी रहे हैं। पर एक समझने की बात ये रही है कि इतिहास में दो ही पात्र लोगों को समझ आ पाते हैं, एक वो जो हीरो है और एक वो जो विलन है। हीरो और विलन हमेशा परिस्थिति के हिसाब से होते हैं, उनके पीछे उनके बहुत सारे कारण भी होते हैं। मैं जीवन में कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो बहुत ज़्यादा खड़ूस, निर्दयी टाइप के होते हैं, और उनसे भी मुझे जान के पता चला कि उनके पास एक हृदय है, वह भी अच्छे काम कर सकते हैं। पर क्या नियति निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा, या अब तक उसके द्वारा जिया गया जो जीवन है वो उसी से जूझ रहा है? ये बहुत हद तक सही है कि जिन्ना, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है पाकिस्तान का, उनके द्वारा एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। पर क्या ये उनकी मंशा थी या ये उनकी इनसिक्योरिटी थी? और यदि इनसिक्योरिटी थी तो इनसिक्योरिटी तो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी ना, जिसको लेकर के सब लोगों ने परचम लहराया था। तो अचानक से लोग बढ़ कैसे गए? यहाँ पे मैं सिर्फ जिन्ना की बात नहीं करूँगा। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो छोटे अलग अलग सूबे और राज्य बन गए थे, और बड़ी अथक कोशिशों के बाद सब चीज़ों का एक विलय हो पाया, और कुछ चीज़ें फिर भी अलग थी। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। कच्छ, रण ऑफ कच्छ के पास आदिपुर करके एरिया है, लगभग आई थिंक शायद अभी तक वह आदिपुर ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा जलाया जाता है, और ये जो है 2 रुपये के मुचलके पर ख़रीदा गया था बहुत साल पहले, जवाहरलाल नेहरू के साथ पैक्ट हुआ था। आदिपुर का चंडीगढ़ का प्लान एक जैसा ही है, और वो एक प्राइवेट लैंड जैसा धीरे धीरे डेवलप हुआ। महात्मा गांधी की समाधियाँ 2 जगह पर हैं भारत में, एक आदिपुर में है और एक दिल्ली में है। ये छोटे से स्पेस की, यानी कि जगह का मैं रेफरेंस यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ? आदिपुर जो है वो रण ऑफ कच्छ के बहुत पास पड़ता है। रण ऑफ कच्छ से आप आगे जाएंगे तो वहाँ समुद्र और भी रास्ते हैं जहाँ से आप कराची तक पहुँच सकते हैं विद इन आवर्स। इमेजिनरी बॉर्डर लाइन्स हैं। रण ऑफ कच्छ मतलब बहुत अच्छी और शानदार जगह। कभी आप लोगों को जीवन में जाने का मौका मिले, वहाँ की सुबह और शाम देखना, जहाँ पर सूरज कदमों तक आता है और कदमों से निकलता है। सो हमारे ही देश में बहुत सारी ऐसी विविधताएं हैं और विशेषताएं होने के कारण कहीं कहीं हम लोग बटे भी हैं, पर आई थिंक ये बटना भी कुछ हद तक किसी कारण से किया गया होगा। कई वर्षों तक मैं ये सोचता था कि यार और देशों में इतने त्यौहार नहीं होते जितने हमारे देश में होते हैं। आई थिंक साल में 50-60 त्यौहार, जिसमें से कोई देवी को मानता है, कोई शिव को मानता है, सिंधी लोग झूलेलाल को मानते हैं, और मुस्लिम लोग अपने मोहम्मद साहब को मानते हैं, पर उनमें समानताएं भी हैं। हमारा 40 दिन का रोज़ा होता है, इनका भी 40 दिन का रोज़ा होता है। हमारे रोज़े में भी आप धूप नहीं निकल सकते, पूरे दिन जो व्यक्ति रहेगा शाम के बाद ही एक समय वो भोजन ग्रहण करेगा। पर हमारे यहाँ पानी, यानी कि हमारे जो देवता, हम पानी की पूजा करते हैं, वरुण देव, जिसको झूलेलाल का अवतार कहा गया। और अंत में एक जोत, यानी कि दिया जो जलता है 40 दिन, 41 दिन इसको
जल में प्रवाह किया जाता है। आई थिंक यहाँ पर 2 सिंधी युवा भी हैं, शायद उन्होंने बहराना साहब देखा हो तो उस बात से रिलेट कर पाएंगे। एक बड़ी विचार वाली बात ये है कि अगर आप मेरे इस शो में नहीं होते, अगर आप एज एन एक्टर होते, आप इंडिया नहीं, आप इंडोनेशिया में कहीं पैदा हुए होते और आप किसी वन दुर्गा को या वहाँ की किसी देवी को पूज रहे होते जहाँ पर आपको मान लीजिए बिल्ली की बलि देनी होती और बिल्ली का वहाँ खून चढ़ाया जा रहा होता, तो अब तक इस उम्र तक आके आप उस परंपरा को लेकर के सहज हो चुके होते और आपके लिए उसमें कुछ भी अपवाद या कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती। ज़्यादातर राष्ट्रों में जो लड़ाई मैं देखता आ रहा हूँ वो रूल करने को लेकर के है, और किसी को भी रूल करने के लिए, किसी को भी शांत करने के लिए धर्म एक बहुत बड़ा हथियार बना करके रखा गया। उसी को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ पैदा की गई, उसी को लेकर के मतभेद पैदा किए गए, पर जो भी लोग करते रहे वह हमेशा स्वतंत्र रहे अपने डिसीजंस के लिए। ये होता रहा था, होता रहा है और आगे पता नहीं क्या होगा। जब तक कि हमारे पास इससे बड़ी समस्याएं पैदा नहीं हो जाती तब तक लोग इन्हीं चीज़ों पर लड़ते रहे हैं। पर इसके अलावा भी लड़ने की कई कारण और वस्तु रहे हैं। हम हमेशा पुरानी बातों को लेकर के लड़ते रहे हैं। कई लोगों ने मेरे से बोला कि भगवान राम का बहुत उत्तम चरित्र नहीं है। मैंने उसके लिए बहुत सारे शास्त्रों का अवलोकन किया, बहुत सारे एडेप्टेशंस पढ़े, बहुत सारे राइटर्स से बात किया। मुझे लगा आई वांटेड टू जस्टिफाई, ठीक है मैं दिवाली मनाता हूँ, पर उन्होंने तो ऐसा काम किया, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, जो भी चीज़ें। पर एक बात हमें बहुत समझनी ज़रूरी है कि कोई भी जो डिसीज़न होता है वो लोकल बेस्ड होता है, वो स्थान और समय के आधार पर भी होता है। और वो हम बात कर रहे हैं, शायद वो रियलिटी हो, शायद वो फिक्शन हो, जैसा कि लोग कहते हैं, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी और हमारी माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा समानांतर है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पहले चक्रवर्ती सम्राट और राजा हुआ करते थे। चक्रवर्ती सम्राट यानी कि समस्त भूखंड का राजा, जिस प्रोसेस से वो वॉर जीत के आते थे। तो हो सकता है कि हमारे टेक्स्ट में लिखा हो, पर क्या ये नहीं हो सकता कि वो जरथुष्ट या किसी और रिलीजियस टेक्स्ट में भी यही लिखा? क्योंकि यात्राओं के बारे में बहुत कहा गया है, हिनसांग ने भी यात्रा की। उसके अलावा अगर आप और लोगों की बात करोगे तो इवन लॉर्ड जीसस जो है वो भी काफ़ी यात्राएं करते रहे। एक ही स्थान से 3 बड़े बड़े धर्मों का उदय हुआ जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं मानते। तो क्या मैं ये कहूँ कि हमारा जो धर्म है वो सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, बाकी धर्म श्रेष्ठ नहीं है? तो ये गलत होगा जब तक कि मैं ना जानूँ कि उन धर्मों में क्या समानता है, वो किस परिस्थिति में बनाए गए, क्यों बनाए गए, किस तरह की रस्में थी। हाँ, समाज के हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ता है और हम चेंज करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए कि आज हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, हम ऑनलाइन नाटक कर रहे हैं, जो नाटक की विधा की तो बिल्कुल ही अलग है। जैसे ही आपने अलग अलग कैमरा और एंगल्स रखे तो वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो गया। पर यही काम थिएटर शोज़ में भी होने लगा। कुछ एडवांस्ड डायरेक्टर्स आए जिन्होंने अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके इसको मोर लाइवली बनाने की कोशिश की आज के संदर्भ के हिसाब से। यानी हमें बदलना पड़ेगा। भाषा ने जब अपने आप को बदल लिया तो इंसान अपने आप को अडेप्ट क्यों नहीं करेगा? सो आई वॉज वेयरिंग ए N95 मास्क और मुझे एक नेक्स्ट सेशन के लिए 2-3 साइकाइट्रिस्ट को बुलाना था। तो उनके पास गया तो उनमें से एक ने मुझे बोला कि ये मत लगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, मर जाएगा। एंड मैंने कहा यार ये क्या बीमारी हो गई? तो फिर बाद में पता चला कुछ 2-3 एक्टर्स को लंग कैंसर हुआ, मीम्स भी बने, इश्यूज भी बने। पर एक बीमारी क्या अरेंज्ड बीमारी है या वह सच में आपदा है? पर हम आपदाओं से क्यों जूझते जा रहे हैं? हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, पर क्या हम जानते हैं हमारे शरीर को केमिकल्स की आदत पड़ चुकी है? हर चीज़ में हम केमिकल अंदर घुसेड़ रहे हैं, तो क्या हम आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं पूरी तरह से? जो बड़े बड़े बाबा इस समय आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, वो खुद एलोपैथी की दवाइयाँ ले करके, इंजेक्शंस लगवा करके, ऑपरेशंस करवा के ठीक हो रहे हैं। तो सत्य क्या है? सत्य वह है जो आप खुद संशोधन करके खुद जान रहे हैं। वह ना मेरी दी हुई बात है, ना किसी और की दी हुई बात है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि दुनिया की समस्त किताबों को आप जला देंगे ना, तब भी आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना भी टेक्स्ट हमेशा पब्लिश होता रहा है वो किसी की इच्छा के हिसाब से हुआ है और किसी ने गवर्न किया है।
इसके लिए मैं किसी जाति को, धर्म को, संप्रदाय को या राष्ट्र को या सरकार को गलत नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और मानव आई थिंक जो रहा है, उसने स्वयं को जीवित रखने के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जीवित रखने के लिए समस्त ब्रह्मांड की आहुति दे डाली है। सबसे ज़्यादा नीच और निकृष्ट यदि मैं कहूँगा तो वो मानव सभ्यता ही है। हमें जानवरों को पेट रखने की आदत है, पर केवल वही जानवर जो हमारे आदेश पे चल सकें। उसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा। ऑटर्स को कोई अपने घर में नहीं रखेगा, रीछ को कोई नहीं बना के रखेगा, भालू को नहीं, और अगर वो बना के भी रखते हैं तो जस्ट लाइक स्लेव्स। मैं इतना सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक व्यक्ति जो एक्सट्रीमली वेल रेड है, जो बाहर से पढ़ के आया है, जो उस समय के समाज में अपने धर्म से लड़कर किसी और लड़की से शादी करके बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, हर वो चीज़ करता हूँ जिसके लिए उसको लोग मना करते हूँ, क्योंकि वो एक रोल मॉडल है, बट फिर भी उसको यूज़ किया जाता है एक मोहरे की तरह, एक फ्रंट पर्सन की तरह, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है, और एंड में उसको ही लगता है कि क्या ये डिसीजन सही है या गलत है। मैं मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं मिला। हम जितना भी जानते हैं कुछ कुछ साक्ष्यों के आधार पर वो साक्ष्य में भी कितना रिकॉर्ड हुआ होगा, कितनी सच्चाई आ पाई होगी, ये मुझे भी नहीं पता। हम एक नाटक कर रहे हैं जिसका टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, उसमें हमने कुछ भी संशोधन नहीं किया। हम ऐसे किसी बाबा को नहीं जानते जो मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा को हमारे सामने ले आए और बताए कि उनका व्यू पॉइंट ये था। हम सब सिर्फ आकलन कर पा रहे हैं, गैस कर पा रहे हैं। हो सकता है तब की लिखी रिपोर्ट में कहा गया कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो भी झूठ हो सकता है जितनी भी किताबें और बातें हमें बताई गई हैं वो भी झूठ हों, पर हम किसी न किसी आधार पर तो अपने विचार रखते हैं। नाटक सिर्फ करना नहीं होता, नाटक को जीना भी होता है। अगर हम कोई भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं, उसको जी नहीं पाते हैं, तो फिर धिक्कार है हमारे जीवन पे। एज एन एक्टर किसी और को वो काम दे देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक्टर्स को सम से जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो जेस्चर्स है, जिस तरह से आप जीते हैं, आप उससे बिल्कुल अलग कुछ कर रहे हैं और अपने आप को हावी नहीं होने दे रहे हैं। ये काम अगर मैं एक्टिंग पार्ट हटा दूँ तो बहुत बड़े ऋषि मुनि जन्मों तक ऐसी साधनाएं करते हैं कि अपने स्वयं को भुला करके प्रभु में, यानी जो भी शक्ति में वह बिलीव करते हैं, किसी भी एनर्जी में या नेचुरल पावर में या रियाल्म में, उसके लिए वो लगाते हैं। तो ये भी एक तरह की साधना ही है, एक्टिंग करना, किसी पात्र को जीना, उसको जीवंत करना। एक दुख की बात यह है कि ऐसे नाटक जनता द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हम इसलिए ये नहीं दिखा रहे हैं कि हमें किसी राष्ट्र का या किसी व्यक्ति का मखौल उड़ाना है, बिल्कुल नहीं। ना मैं ये दिखा के कुछ साबित करना चाहता हूँ कि अरे हम इस तरह के नाटक करके हम आपके सामने ऐसा कुछ ला रहे हैं। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन डायरेक्टर एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्या हुआ होगा उस समय। क्या ऐसा कोई पर्सपेक्टिव है जिसको हम सुन सके, देख सकें, समझ सकें? मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम जाकर के किसी कैंपेन में खड़े हों या पूरे समाज को जगाएं। हमने अपने आप को जगा लिया, उतना बहुत है। शुरुआत हमेशा घर से होती है। जितने भी बड़े टेक्स्ट हैं, मूवमेंट है, इक्वालिटी की बातें हैं, वो किताबों तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि जो लोग बोल के जाते हैं उनको मंच पे आने के पैसे मिलते हैं। When everything is being marketed, so what is the truth? When you know everything is costed, कहीं वर्ल्ड में कुछ फ्री नहीं है, कुछ भी। कुछ समय बाद होगा, जो आई थिंक चालू भी हो गया है, कि ऑक्सीजन के कैंस भी खरीद करके आपको सांस लेनी पड़े। ये समय बहुत विकट है दोस्तों। इसमें मैं किसी सरकार, किसी व्यक्ति या किसी नुमाइंदे के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ये हो सकता है उसमें उनका दोष ना हो, क्योंकि वो तो एक स्थान है ना, वो एक सीट है, एक कुर्सी है, उस हिसाब से उस व्यक्ति को काम करना है। तो क्या ये जो ऐसी विकट समस्या है क्या उस समय नहीं होगी
कि जब पार्टीशन हो रहा हो, मतलब कोई व्यक्ति कैसे सोच पाएगा कि मैं भगवान हूँ, मैं करोड़ों लोगों का भाग्य तय करूँगा? क्या ये डिसीजन लेना एक दिन में किसी के लिए भी आसान होगा? लोग कहते हैं कि नहीं महात्मा गांधी गलत थे, कई लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने बहुत सही किया। तो ये तो ओपिनियंस है ना, ये जो ओपिनियन दे रहे हैं क्या ये वहाँ पर मौजूद थे? क्या उनके हाथ में ऐसी पावर थी कि वो वहाँ पे न्यूट्रल रह करके कुछ डिसीजन ले पाते? आज की जो रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं क्या पहले नहीं हुई? जब भारत आज़ाद हुआ तब लाल चावल आते थे इंडोनेशिया, पता नहीं कहाँ से, मेरे दादाजी बताया करते थे, वो खाओ तो पेट में कीड़े हो जाते थे और अल्सर तक हो जाते थे, वो खाने पड़ते थे लोगों को। क्या क्या समस्याएं जी कर के लोगों ने यहाँ पे अपने जीवन काटा है। और आई थिंक एक जनरेशन ने पूरी स्ट्रगल की है, नेक्स्ट जनरेशन आई है, वो थोड़ी स्टेबल हुई है, थर्ड जनरेशन काम करने लगी। और इस व्यवस्था को हम नेपोटिज्म का नाम दे देते हैं। कई चीज़ों को अगर आप दोनों पक्षों से समझें और करें तो कहीं ना कहीं दिमाग एक सवाल पैदा करता है कि जो सवाल हम उठा रहे हैं क्या वो सवाल भी सही है या नहीं। ये जो क्लैरिटीज़ हम अपने दिमाग में ला रहे हैं, कन्फ्यूजन्स बढ़ा रही हैं या क्लैरिटी दे रही है? क्योंकि अगर आप न्यूट्रल हैं और दोनों चीज़ें आपके लिए बराबर हैं तो आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो वुड यू वॉक अवे फ्रॉम डूइंग वन थिंग और यू वुड टेक दैट स्टैंड? और जब आप एक स्टैंड लेंगे तो या तो आप बहुत गलत हैं या बहुत सही हैं। तो उस समय आप ये देखेंगे कि जिस सिचुएशन में मैं काम कर रहा हूँ मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतर है। उससे कितने सारे लोग ऑफेंड होते हैं, क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या आप ये सोचेंगे कि मेरे इस काम से कितने लोग सही होते हैं? आई थिंक मेरे कई सीनियर्स और इवन माई मेंटर्स यूज्ड टू टेल मी, जीतू ओनली हेल्प दोज हु आर डिजर्विंग। पर मुझे हमेशा ये लगा कि डिजर्विंग की डेफिनेशन मैं कहाँ से लाऊं, कौन से प्रोटोकॉल्स लगाऊं और सोचूं कि ये व्यक्ति डिजर्विंग है। बिकॉज वो तो एक एंड प्रोडक्ट हो गया ना। कोई व्यक्ति किसी इनपुट को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के कितना सीरियसली मेहनत कर पाता है, पर अगर उसके साथ कोई सिचुएशन हो गई तब वो क्या करेगा? तब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती, पर उसके बाद भी लोग काम कर पाते हैं। सुपरमैन है, घर आकर के अगर वो अपने घाव भरता होगा तो कोई से पूछने जाता होगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुपरमैन को सैलरी कौन देता होगा? शक्तिमान को पैसे किसने दिए? हम क्यों ऐसे कैरेक्टर्स दिखाना चाहते हैं कि जो बाहर से कोई व्यक्ति आएगा हमारी हेल्प कर देगा समाज की, और वो अपना बेनिफिट क्यों ना देखें? जब हम हर चीज़ में इतना बेनिफिट देखते हैं कि हम अपने काम के प्रति भी पूरे ऑनेस्ट नहीं हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग आए हमारे लिए डिसीजंस ले लें, तो वो सही कैसे होंगे? तो दोस्तों, मिस्टर जिन्ना का ये नाटक इन्हीं बातों पर, इन्हीं सवालों पर रोशनी डालता है। इस नाटक में जवाब नहीं है, सवाल है, बहुत सारे सवाल। वो सवाल जो आपके दिमाग की आखिरी नस तक कहीं बंधे हुए हैं। पर हम चाहेंगे कि इस नाटक के द्वारा आप लोग आएँ, सवाल करें और उन सवालों का जवाब पाएं। पर प्लीज़ सवाल कीजिए, ना पत्थर उठाइए, ना गाली दीजिए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा। अगर बाहर जवाब नहीं मिल रहा है तो खुद से पूछिए। जहाँ भी हैं, जिस भी राष्ट्र के लिए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नारे लगाइए या बड़े बड़े स्लोगन लिखिए। छोटे छोटे काम करके भी हम बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था, तब भी वो बहुत काम स्वयं करते थे। अब जो लोग महात्मा गांधी को नहीं जानते और नहीं मानते थे, वो लोग भी तो काम करते थे ना। आप लोग जहाँ सोते होंगे, उठते होंगे, वहाँ तो सफाई करते ही होंगे ना। तो कोई ऐसी चीज़ जहाँ आसपास आपका मन खराब होता हो देख करके कोई पांचवा व्यक्ति साफ करने आए, ऐसा क्यों ना करे कि हम वो खुद ही कर लें? और ऐसा क्यों हो कि मैं आपको बोलूँ और मैं खुद ना करूँ, मैं खुद भी ये करूँ? और ऐसा भी क्यों हो कि तीसरे व्यक्ति को हमें बोलना पड़े कि ऐसा कर लो? वाई डू वी नीड अ थर्ड वॉइस, जब हमारे पास खुद एक इनर वॉइस है जो हमें बताती है और गाइड करती है क्या सही और क्या गलत है? उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप क्या चीज़ कर रहे हैं, एक मेजॉरिटी के हिसाब से शायद वो गलत या सही हो, पर अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि जो कर रहे हो सही हो, तो उससे बड़ा कोई पारितोषिक नहीं होता।
और जैसा हमेशा मैंने कहा है कि ज्ञान से कुछ नहीं होता, हमेशा जीवन में अमल लाना पड़ता है, क्योंकि लाइफ हमेशा से प्रैक्टिकल रही है। और अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को कर पा रहे हैं तो ही हम किसी किरदार को, पात्र को प्रैक्टिकली जी पा रहे हैं। मेरे साथ जिन्ना करने के पीछे हज़ारों वजह हो सकते हैं किसी और की। शायद कोई और व्यक्ति चाहेगा कि ऐसा कोई नाटक करूँ तो बहुत अटेंशन पटूँ, पर हमने ऐसा कुछ नहीं करना चाहा। जहाँ पे और लोग फ्री में लोगों को बुला रहे हैं, हमने कोई ऐसे पैम्पलेट नहीं छपवाए। हमने कहा पैसे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्टर्स ने मेहनत की है एंड दे डिजर्व टू बी पेड। कोई गलत बात नहीं है। देखिए, आप नेचर से कुछ ले रहे हैं तो नेचर को हमें रिटर्न देना पड़ता है। जितने भी लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, ज़मीन कहाँ रह गई है? इतनी फास्ट हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, हमने तो पूरे ब्रह्मांड को ही ख़त्म करना चालू कर दिया है। सिर्फ हमारी जनरेशन करोड़ों अरबों में है, बाकी किसी भी जनजाति की, मुझे एलियंस पता नहीं यहाँ हैं, भूत हैं या नहीं है, बट आई एम रियली लाइक, अगर कभी ट्रांस या रियाल में किसी पे पहुँच पाए तो मैं पूछूंगा कि आप लोगों की आबादी कितनी है, प्लीज़ मुझे बताइए। पता होना चाहिए ना। आई थिंक एक सेंसस ऐसा भी होना चाहिए कि भूत कितने हैं, जिन कितने हैं और बाकी चीज़ें कितनी हैं। पता चला हम लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया और उन्हीं के नाम से हम हवा बना रहे हैं। ऐसे भी शेर है जो पालतू हैं, ऐसे भी मगरमच्छ है जो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर हमने देखा, हमने सोचा कि नहीं भाई, इनको तो ख़त्म कर दो, क्या पता हमें खा जाए, क्योंकि हमें उनके साथ जीना नहीं आया। और वहाँ हम बात करते हैं मोगली द जंगल गाय, जो उनके साथ पला बड़ा, उसने वहाँ से बिहेव किया उनके साथ। तो मोगली ने तो उन्हीं की भाषा सीखी होगी, उन्हीं के साथ रहा होगा ना, किससे बचना है, किससे कैसे व्यवहार करना है। इसलिए जब भी मैं कोई परफॉर्मेंस करवाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और अपने एक्टर्स से कहता हूँ कि आप समझ के परफॉर्म कीजिए। बहुत सारे लोग माइसनर टेक्निक, स्टैनिस्लॉवस्की के मेथड्स और दुनिया भर की चीज़ें बोल के कहते हैं आप ये परफॉर्म कीजिए, वो परफॉर्म कीजिए, पर ये जो टेक्निक है, यदि आप कैरेक्टर्स को समझ पा रहे हैं, उसको रट नहीं रहे हैं, उसकी रेलिवेंट चीज़ें देख पा रहे हैं, तो आपको समझने में और करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब इस चीज़ को भी अगर मेथड का नाम दे दूं या किसी बड़े व्यक्ति का नाम साथ में जोड़ दूं और आप बोलें अरे वाह क्या नई बात बताई है, तो दैट इज़ मार्केटिंग, दैट्स कॉर्पोरेट स्टाइल। सेम चीज़ अगर मैं जाऊं और मेरे को अभी भी कई अच्छे इंस्टीट्यूट से ऑफर है, यहाँ ये पढ़ाइए, बट आई नेवर वांटेड टू टीच। अब प्रोफेशनल मुझे काम करना है, और यही एक समस्या आती है कि वहाँ पर समय नहीं होता समझाने का, कभी भी ये सब बातें करने का। वहाँ पे सिर्फ हम सिलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं, एंड ये एक भीड़ बढ़ती जा रही है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग इन बॉम्बे, एंड ऑनेस्टली 90% ऑफ द यूथ डजंट इवन नो व्हाई दे वांट टू बिकम एन एक्टर, व्हाट इज द स्टोरी दे वांट टू पोर्ट्रे एंड टेक इट अहेड, व्हेन इट वाज ऑलवेज अ पैरेलल प्रोफेशन, because initially it doesn't pay you well in most of the cases, and you will hear a lot of PR based, marketing based, strategy based stories, and you will believe them because it's being fed to you. If you start believing that all the men are really bad, तो हो सकता है कि कोई सामने से ठीक व्यक्ति भी हो, वो भी गलत निकले, हो सकता है शायद वो सही भी हो, बट इस प्रोबेबिलिटी के साथ क्या हम कोएग्जिस्ट करना बंद कर देंगे, या हम किसी से मिसबिहेव कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमेशा हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहे? वुड इट बी पॉसिबल? कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, कुछ लोग इसको मैच्योरिटी का नाम देते हैं, इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बट नॉट फॉर एवरीवन। क्यों? क्योंकि पेशेंस लिमिट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एंड देन पीपल आर लिविंग वेरी एक्सट्रीम लाइफ, डिफ़िकल्ट लाइफ। आई थिंक जितने लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, दे मस्ट हैव सीन देम वर्किंग ओनली 8 hours, 6 hours, एंड देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर फैमिली। जिन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है तो वो ये समझे होंगे कि द जॉब वर्क हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 hours to 12 hours। आज की जो करंट जनरेशन है, इनकी कोई शिफ्ट का टाइम नहीं है, फूड हैबिट्स का नहीं पता है, जो चीज़ आ रही है हम खा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग आफ्टर टेस्ट बड्स। तो क्या जो पहले जिस तरीके से लोग खाते हुए रहते थे, हम आज कर पाए तो क्या जी पाएंगे? सोर्सेज कितने अवेलेबल है?
कितनी प्योर चीज़ अवेलेबल है वो भी तो आप देखोगे ना। मैं बात करूँ आज आपकी देसी घी खाई और कल को पता चले कि उसमें तो मिलावट थी, आपको दूसरी बीमारी हो गई, देन सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का परफॉर्म करने के लिए। ऑडियंस में जो लोग आए उनका भी शुक्रिया। किसी का कोई सवाल है या ऑडियंस और हम लोग इंटरेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। दिस इज एन ओपन सेशन, यू कैन गिव फीडबैक टू ईच अदर और यू कैन टॉक अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड एज ऑफ नाउ और एनीथिंग दैट यू वांट टू से। इट्स एन ओपन सेशन, ओपन टू यू ऑल। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं आई कैन सी 11 पीपल, जिसमें से 3 लोगों ने कैमरा और ऑडियो बंद कर रखी है। Even if they want to speak up, they can. क्या कोई यहाँ पर अपने विचार रखना चाहेगा हिंदी, अंग्रेजी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में? कुछ लोगों ने देर से ज्वाइन किया, शायद नाटक को नहीं देख पाए होंगे, पर ये जो एपिसोड है रिकॉर्ड हुआ है और शेयर भी किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में आने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे नाटक हम कर पाएँ जो हम अपनी आत्मा से अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, जो हमारे दिल के नज़दीक हों। हम कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स और बाकी चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए रंगमंच की दुनिया कभी प्रॉफिट में नहीं रहा और बहुत कम काम पिछले 3 सालों में इसने किए हैं। आगे भी कम ही करेंगे, जब तक लगेगा कि जस्टिफाई कर पा रहे हैं काम तभी करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो दूसरी स्टैंप लगी हुई है हम उसके हिसाब से ना चलें। ना तो हमने ये माना कि तेज़ बोलने को लाउड एक्टिंग करते हैं, ना कभी हमने ये माना कि अगर मैं 50 साल का बुढ़ा हूँ तो मेरी कमर झुकेगी तो ही मैं बुढ़ा होऊंगा। मेरे जो मिस्टर अली जिन्ना है ये बिलियन सोमन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, फिट है, तो इसलिए हमने ऐसा ही किरदार रखा एज इट इज़, जैसे हमने सोचा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।